दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। बेतुके फैसले, मनमानी और अत्याचार को जिस देश की भी सत्ता ने जायज ठहराने राष्ट्रवाद और धर्म का सहारा लिया है, वह सत्ता हमेशा ही नेस्तनाबूत हुई है और उस देश की स्थिति खराब हुई है। पड़ोस के देश श्रीलंका इसका उदाहरण हाल का ही है, जबकि इस तरह के उदाहरण से इतिहास अटा पड़ा है। लेकिन लोकतंत्र में सत्ता का मतलब जनता की सत्ता होती है। लेकिन पिछले सालों के आप रिकॉर्ड देखें, मोदी सरकार के फैसले को देखें तो आपको कहीं नहीं लगेगा कि ये सारे फैसले जनता के राय के अनुरूप ली गई हो। सारे फैसले ऐसे लगते हैं कि जैसे सोते हुए जागकर यह फैसले लिए गए हैं, अपनी इच्छा को अमली जामा पहनाया गया है। यही वजह है कि सत्ता को विरोध का सामना करना पड़ा और उन्हें ढेरों संशोधन करने पड़े। नोटबंदी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां 150 से ऊपर संशोधन करने पड़े और उतने ही लोगों की मृत्यु हो गई। उसके बाद जीएसटी को जिस तरीके से प्रचारित प्रसारित किया गया, आधी रात को फैसला लिया गया और उसके बाद जो व्यापार की स्थिति बनी, छोटे व्यापारियों की स्थिति बनी, उसके बाद कितने संशोधन करने पड़े आप गिन नहीं सकते। फिर आ जाइए आप किसान बिल, 3 कृषि कानून को लेकर साल भर धरना देते रहे किसान कि यह कानून गलत है। सत्ता समझने को तैयार नहीं थी, वह यही कहती रही कि यह कुछ किसानों का आंदोलन है, हम समझा नहीं पा रहे हैं किसानों को। और हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, धर्म की चाशनी में जिस तरीके से इस आंदोलन को खींचा गया, उससे 78 किसान मर गए। जीएसटी में भी विसंगति को लेकर, व्यापारिक स्थिति को लेकर कई व्यापारियों ने आत्महत्या की। यह सब गिनती में नहीं आता, क्योंकि लोगों के मन में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को लेकर जो नफरत की बीज बोए गए, वह हैरान कर देने वाले ढंग से फला फूला बढ़ा। और सबसे दुर्भाग्य स्थिति तो कोरोना काल का रहा। विपक्ष चीखता रहा कि कोरोना से सावधान हो जाइए, लेकिन सत्ता तब तक नहीं चेती जब तक कोरोना से लोग मरने नहीं लग गए। कोरोना पूरी तरीके से फेल नहीं गया, वो तो नमस्ते ट्रंप और मध्य प्रदेश में सत्ता बनाने के लोभ में विलंब करता रहा निर्णय लेने के लिए। और अचानक हुए लॉकडाउन से कितने मजदूर सड़कों पे मर गए। सरकार ने जो फंड बनाने की बात कही, वह निजी फंड हो गया, किसी ट्रस्ट का फंड हो गया और अस्पतालों की बेहयाई, बदहाली ने लोगों को ऑक्सीजन के अभाव में तड़प कर मरने को मजबूर कर दिया। गंगा में बहती लाशें, चिताओं की लंबी कतार इस देश ने देखा है। उसके बाद भी यदि सत्ता अपनी बेतुके फैसले और मनमानी से बाज नहीं आ रही है, तो इसका क्या मतलब है? इसका साफ एक ही मतलब है, वह जानती है कि राष्ट्रवाद और धर्म का जो खेल खेला जा चुका है, उसके वजह से उसे सत्ता से हटा पाना आसान नहीं है। ऐसे में जब अग्निपथ, अग्निवीर के नाम के तहत लाया गया, तीनों सेनाध्यक्षों को पत्रकार वार्ता में बैठाकर जब घोषणा की गई और युवा जब सड़कों पर निकल गए, आगजनी, रेल जलाने, पत्थरबाजी, हिंसा का जब खेल सड़कों पर शुरू हुआ, तो सत्ता बेतुके हास्यास्पद
तर्क देने लगे इसके सपोर्ट में। महंगाई के भी सपोर्टर आपको मिल जाएंगे। क्या हो रहा है इस देश में? क्यों सत्ता को लेकर लोग अब भी इस बात को तैयार नहीं है कि बाकी सभी दल देशद्रोही और हिंदू विरोधी हैं, केवल यही एक है जो देश प्रेमी है और हिंदुओं के पक्षधर है? क्या कुछ ऐसा परफॉर्मेंस गढ़ दिया गया? युवा सड़कों पर है और आप तर्क दे रहे हैं। मेरा प्रश्न, मेरा सवाल उन लोगों से है जो इस 4 साल की नौकरी को लेकर तर्क दे रहे हैं, उसके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। क्या वे अपने परिवार में किसी लोगों को इस बात के लिए तैयार कर सकते हैं कि अब तुम्हारा नौकरी 4 साल हो गया, तुमको 10-15 लाख 20 लाख दे देंगे, अब आप नौकरी छोड़ के दूसरा काम करो, सरकारी नौकरी छोड़ के? कोई तैयार होगा? क्या कोई अपनी बहन बेटी को उन 4 साल के नौकरी वालों के लिए शादी करने के लिए तैयार होगा? क्योंकि 4 साल बाद तो उसे 15 लाख रुपए मिल ही रहे हैं। तैयार होगा? कतई तैयार नहीं होगा। यही सबसे बड़ा सवाल है युवाओं के आक्रोश का। लेकिन आप तर्क कर रहे हैं, लगातार बेमानी संशोधन कर रहे हैं, ये दे देंगे वो दे देंगे। अरे नौकरी तो आप दे नहीं पा रहे हो। करोड़ों युवक बेरोजगारी के झंझट में फंसे हैं और आत्महत्या भी कर रहे हैं, और आप उन्हें भविष्य का लालीपाप दिखा रहे हो कि हम फलानी नौकरी में आपको 10% का आरक्षण देंगे, आपकी आयु सीमा ऐसा कर देंगे, आपको वैसा कर देंगे। ये किस तरीके का तर्क इस देश में चल रहा है? और इसे जायज ठहराने वाले भी खड़े हो रहे हैं। है ना हैरानी की बात? तब सवाल ये है कि सत्ता क्या अचानक आएगी और कहेगी कि उनकी तपस्या में कमी रह गई थी? सवाल बहुत से हैं। आप सोचना कि इस तरह के फैसले आप ले सकते हैं क्या कि उसकी नौकरी 4 साल की है, आप अपनी बहन बेटी को शादी कर देंगे क्या? या अपने परिवार में जिसकी नौकरी 4 साल हुई उसको 10-15 लाख देकर नौकरी से वापस ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। इस सवाल का जवाब सत्ता को देना होगा, और युवाओं का आक्रोश शायद इसी सवाल को लेकर है। ये तो हुई देश की बात। अब हम आते हैं छत्तीसगढ़ में। नियमितीकरण सहित विभिन्न वादों को लेकर सत्ता में आई भूपेश सरकार पर कल सफाई कर्मचारियों ने जिस तरीके से सनसनीखेज आरोप लगाया है, वह कांग्रेस की सत्ता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। कल सफाई कर्मचारियों ने कहा कि उनके साथ वे 120 दिन 121 दिन से बैठे हैं, उनके साथ सरकार इसलिए वार्ता नहीं कर रही है, अधिकारी इसलिए उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे छोटे वर्ग से आते हैं, छोटे कर्मचारी हैं। दूसरी तरफ स्कूल खुल गया है, पढ़ने वाले बच्चों को टॉयलेट साफ करना पड़ रहा है। तस्वीर सामने आने लगी है किस तरीके से स्कूल की सफाई वे छोटे छोटे मासूम बच्चे कर रहे हैं। लेकिन सत्ता उन सफाई कर्मचारियों से बातचीत करने को तैयार नहीं है। क्या गजब का है। आप वादा करके सत्ता में आते हो कि हम आपको नियमितीकरण कर देंगे, आप कई मंचों पे जाकर लिखित में कहते हो कि हम आपको नियमितीकरण कर देंगे, लेकिन सत्ता आते ही आप भूल जाते हो और आपको कोई याद भी ना दिलाए। संविदा बिजली कर्मचारियों के आंदोलन के साथ पुलिस वालों ने सुबह सुबह क्या कुछ नहीं किया या किसी से छिपा है? ठीक है, आश्वासन पर स्वास्थ्य कर्मी और मनरेगा कर्मियों ने आंदोलन स्थगित कर दिया है, लेकिन यदि यह आरोप सफाई कर्मचारी लगा रहे हैं कि वे सिर्फ छोटे कर्मचारी हैं, छोटे वर्ग से आते हैं, इसलिए उनसे सत्ता बात नहीं कर रही है, तो यह भूपेश सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यह परफॉर्मेंस कांग्रेस के लिए चुनौती है। तब सवाल यह है कि क्या वाकई में अधिकारी लोग इस तरह का भेदभाव कर रहे हैं भूपेश सरकार में? वे जल समाधि ले चुके हैं, जल सत्याग्रह कहते हैं उसको। वे सामूहिक इस्तीफा दे चुके हैं,
और कल तो मुंडन कराने कई सफाई कर्मचारी, स्कूली सफाई कर्मचारियों की बात है, ये मुंडन कराए। यह क्या हो रहा है? क्यों सत्ता उनसे बातचीत नहीं करना चाहती? क्यों उन्हें समझाया नहीं जा रहा है कि स्कूल खुल गए हैं, छोटे छोटे बच्चों को सफाई करना पड़ रहा है, आपकी जरूरत है। दूसरी तरफ बड़े जोर शोर से पूरे देश में योग की पढ़ाई शुरू हुई, डिग्री डिप्लोमा दिया जाने लगा, लेकिन योग शिक्षकों की यदि नियुक्ति ही नहीं होगी तो इस तरह के पढ़ाई और कोर्स का क्या मतलब है? दर्जनों योग के डिग्रीधारी लोग धरना पर बैठे हैं। वे प्रदेश भर में जो संख्या बताते हैं वो हैरान कर देने वाला है कि इतने लोग योग की डिग्री हासिल कर चुके हैं, प्रशिक्षण ले चुके हैं, डिप्लोमा हासिल कर चुके हैं, लेकिन सरकार के पास उन्हें काम देने के लिए कोई योजना नहीं है। यह किस तरह से सत्ता चल रही है? या तो आप पढ़ाई बंद कर दो जब आप अपने स्कूलों कॉलेजों में इस तरह की व्यवस्था नहीं कर सकते थे। यह क्या खेल है? सिर्फ कुछ चीज बचाने के लिए इस तरह का खेल क्या जायज है? युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ जायज है? हमने बार बार कहा है कि सेना और रेलवे इस देश की जान है, जीवन धारा है। वो गरीब से गरीब व्यक्ति ट्रेन में सफर करता है और गरीब से गरीब व्यक्ति किसान का बेटा सेना में जाता है। कम से कम इस मामले को लेकर तो युवाओं के साथ खिलवाड़ ना करें। क्या किया जा रहा है इस देश को? सिर्फ राष्ट्रवाद और धर्म के नाम पर इस तरह का खेल खेलना क्या आग से खेलने के बराबर नहीं है? ये सोचना होगा, ये उन लोगों को भी सोचना होगा जो महंगाई के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। ये उन लोगों को भी सोचना होगा जो अग्निपथ को जायज ठहरा रहे हैं। धन्यवाद।